नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक उलझन पर बात करने वाले हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत बड़ी कामयाबी के बाद खुशी या सुकून के बजाय एक अजीब सी गहरी थकावट महसूस हुई हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी रहस्य को महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग की अदृश्य छत यानी इनविजिबल सीलिंग के नजरिए से डिकोड करने वाले हैं। जरा सोचिए, बरसों की मेहनत के बाद वो मनचाहा प्रमोशन या वो आर्थिक सुरक्षा मिल जाए। उम्मीद तो यही होती है ना कि अब बस गहरी राहत मिलेगी। लेकिन असलियत में अक्सर ऐसा नहीं होता। इसके बजाय एक अजीब सी खामोश थकावट हावी हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि ये वो आम थकान नहीं है जो 2 दिन की अच्छी नींद से दूर हो जाए। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक भारीपन है जो बाहर से सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर से कभी पूरी तरह सुरक्षित महसूस होने ही नहीं देता। अब इस थकावट को अक्सर लोग कृतज्ञता या इनग्रैटिट्यूड मान लेते हैं, लेकिन सच तो कुछ और ही है। असल में ये थकान तब आती है जब हमारे अवचेतन मन को यानी हमारे सबकॉन्शियस को ये एहसास होने लगता है कि हम जो सफलता की कहानी जी रहे हैं ना, उसकी स्क्रिप्ट तो किसी और ने लिखी है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें पूरी करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दे जिस पर उसने कभी अपनी मर्जी से साइन किया ही नहीं था। कामयाबी अपनी है, फिर भी पूरी तरह पराई सी लगती है। यहीं पर कार्ल जुंग का एक बहुत ही शानदार और गहरा विचार सामने आता है। उनका मानना था कि एक बच्चे के लिए सबसे बड़ा बोझ वो नहीं है जो उसके माता पिता उससे सीधे तौर पे मांगते हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा बोझ होता है उनका न जिया गया जीवन, यानी वो सपने जिन्हें पूरा करने से वो डर गए, या वो रास्ते जिन पर चलने की हिम्मत वो नहीं जुटा पाए। और यही अधूरे सपने और अनकहे डर आने वाली पीढ़ी के कंधों पर एक अदृश्य बोझ बनकर बैठ जाते हैं। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे अनप्रोसेस्ड मटेरियल कहा जाता है। वो भावनाएं, वो टकराव जिनसे हमेशा बचा गया, या वो महत्वाकांक्षाएं जिन्हें डर के मारे टाल दिया गया, वो सब ऐसे ही हवा में गायब नहीं हो जाते, बल्कि वो एक बहुत ही भारी गुरुत्वाकर्षण बल, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह काम करते हैं। ये पुरानी अनसुलझी चीजें अगली पीढ़ी की जिंदगी को लगातार अपनी तरफ खींचती रहती हैं और उन्हें स्वतंत्र रूप से अपनी उड़ान भरने से रोकती हैं। और यहीं पर निर्माण होता है उस अदृश्य छत, या कह लीजिए इनविजिबल सीलिंग का। ये विरासत में मिला हुआ डर एक छिपे हुए ढांचे की तरह काम करता है। ये एक तरह की अचेतन वफादारी है जो बिना एक भी शब्द कहे ये तय कर देती है कि किसी इंसान को अपनी जिंदगी में असल में कितनी खुशी या कितनी सफलता पाने की इजाजत है। और जैसे ही कोई इस अलिखित सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत एक अजीब सा अपराध बोध और थकावट घेरने लगती है। चलिए इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हमेशा दूसरों की भावनाओं को संभालने में ही लगे रहते हैं? वो पहले से ही भांप लेते हैं कि सामने वाला कब भावनात्मक रूप से टूटने वाला है, और फिर वो उन लोगों के लिए समझदार वयस्क की भूमिका निभाने लगते हैं जो खुद अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये आदत आती कहाँ से है? इसके पीछे बचपन की भूमिकाओं और बड़े होने के बाद की आदतों के बीच का एक बहुत ही हैरान करने वाला कनेक्शन है। अगर कोई बचपन में ऐसे माता पिता के लिए एक भावनात्मक सहारा या एंकर बन के बड़ा हुआ है जो अपनी भावनाओं को खुद नहीं संभाल सकते थे, तो बड़े होने पर भी वो अनजाने में उसी रोल को दोहराने लगता है। जुंग के अनुसार ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इंसान अनजाने में ऐसे ही लोगों को अपनी ओर खींचता है या ऐसी स्थितियां बनाता है जहां उसे फिर से वही पुरानी भूमिका निभानी पड़े। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी है। कोई भी इन तनावपूर्ण स्थितियों की ओर इसलिए नहीं खिंचता क्योंकि उसे स्ट्रेस में मजा आता है। विडंबना देखिए, हमारा दिमाग उस चीज को सुरक्षित मानता है जिसे वो पहले से जानता है, फिर चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। इंसान तनाव की ओर नहीं, बल्कि उस जानी पहचानी भूमिका की ओर खिंचा चला जाता है जो उसने बचपन से जी है। ये सारा खेल उस फेमिलियरिटी का है। लेकिन इस छिपी हुई वफादारी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई लगातार दूसरों की जिंदगी को संभालता है तो वो पार्टिसिपेशन मिस्टिक नाम की एक अवस्था में चला जाता है। इसका मतलब है कि अपनी व्यक्तिगत सीमाएं पारिवारिक जरूरतों में पूरी तरह से घुल मिल जाती हैं। ये पता ही नहीं चलता कि अपनी खुद की पहचान कहाँ खत्म हो रही है और परिवार की उम्मीदें कहाँ से शुरू हो रही हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान, इंसान का वो असली रूप जिसमें जीवन को अपनी शर्तों पर जीने की हिम्मत थी, उसे कभी बाहर आने का मौका ही नहीं मिलता। इस पूरी जद्दोजहद में होता यह है कि अपनी असली ज़रूरतें कहीं बहुत गहरे दब जाती हैं। इंसान की वास्तविक क्षमता बस एक शायद या परिकल्पना बनकर रह जाती है।
और ये सब इसलिए किया जाता है ताकि उस दृश्यता से, उस विजिबिलिटी के जोखिम से बचा जा सके जो सच्ची सफलता के साथ स्वाभाविक रूप से आती है। छिपकर रहना ज़्यादा सुरक्षित लगता है ना, क्योंकि खुलकर सामने आने और सफल होने का मतलब है पुराने पारिवारिक नियमों को तोड़ना, जो हमारे अवचेतन मन के लिए बहुत डरावना होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसी छत को कैसे तोड़ा जाए जिसे कोई देख ही नहीं सकता? इसके समाधान के लिए 3 बहुत ही स्पष्ट और प्रैक्टिकल कदम हैं। पहला, दूसरों की अत्यधिक देखभाल करना जानबूझकर बंद करना। दूसरा, प्रतीकात्मक कार्रवाई यानी सिंबॉलिक एक्शन लेना, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस तर्कों से ज्यादा प्रतीकों की भाषा समझता है। और तीसरा कदम है विरासत में मिले इन पैटर्न्स को स्पष्ट रूप से नाम देना, क्योंकि सच यही है कि जब तक हम किसी समस्या का नाम नहीं लेते तब तक हम उसे सुलझा नहीं सकते। इस पूरी प्रक्रिया को स्ट्रक्चरल सेवरेंस या संरचनात्मक विच्छेद कहा जाता है। सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन यकीन मानिए इसमें कोई क्रूरता नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक और ज़रूरी अभ्यास है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों को उनके अपने फैसलों के परिणामों का सामना करने देना। जब कोई गिर रहा हो तो हर बार बीच में कूदकर उन्हें बचाना बंद करना होगा। एक इंसान अपनी पिछली पीढ़ी का पूरा सम्मान कर सकता है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो उनकी सीमाओं और उनके डरों को अपनी जिंदगी में भी ढोता रहे। जैसे ही इन पुरानी आदतों को तोड़ना शुरू किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। ये बेचैनी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि ये इस बात का पहला पक्का संकेत है कि वो अदृश्य छत अब दरकने लगी है। इस विषय के मूल स्रोत हमें बार बार यही याद दिलाते हैं कि अपने असली स्वरूप में आने का काम ठीक उसी पल से शुरू हो जाता है जब एक इंसान अपने वजूद के लिए दूसरों से अनुमति या परमिशन मांगना बंद कर देता है। इस चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ रुकते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक सर्जरी की तरह काम करता है, जो इन पुरानी स्क्रिप्ट्स को जड़ से उखाड़ने के लिए ही बना है। जरा सोचिए, मैंने अपने बारे में ऐसा क्या मान लिया था जिसने किसी और का जीवन जीना मेरे लिए एकमात्र विकल्प बना दिया? इसका जवाब तुरंत ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस सवाल के साथ थोड़ा वक्त बिताइए, क्योंकि यही वो अहम कदम है जो उस अदृश्य छत को हमेशा के लिए गिरा सकता है। आज के इस एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।